तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर अब उनको एक न्यू कैरेक्टर जोनाथन को दिखाया जाता है, जो कि क्वीन के होने वाले हस्बैंड लिन का फ्रेंड होता है। यहाँ पर उनके बीच में हल्की सी बातचीत होती है और फिर साथ ही यहाँ से अपना एपिसोड शुरू हो जाता है। तो दिखाया जाता है अपन को इस गैराज के बारे में बताया जाता है। इस जगह को गैराज फाइट बोलते हैं। जैसे दुनिया भर में होते हैं ना मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट, स्ट्रीट फाइट, जहाँ पर एक चैंपियन होता है, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि इसको एक टूर्नामेंट भी नहीं बोल सकते। ये तो बस एक एंटरटेनमेंट है जो कि अमीर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं खुद के एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पर बस एक ही पर्सन है जो कि इस तरह के फाइट को ऑर्गेनाइज करता है और पैसे लगाता है, और द नेम इज जोनाथन। और यहाँ पर इतनी बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर जोनाथन अपनी लग्जरीज कार का कलेक्शन रखता है। इस वजह से इस जगह को गैराज फाइट बोलते हैं। और अब जबकि ये सारी फाइट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर होती है तो कुछ भी इशू नहीं होता, और कभी कभार कुछ हो जाता है, पुलिस आ जाती है यहाँ पर, तो बोल देते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो तुमको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा प्राइस मनी मिलता है, जो कि एक प्रो फाइटर के लेवल तक का होता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ मच रहती है इस इवेंट में आने के लिए। और मान लो अगर कोई हार भी जाता है, लेकिन वो जोनाथन को एंटरटेन करने में सफल रहता है, तो वो उसको इतना पैसा तो दे ही देता है कि वो हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से खुद का इलाज करवा सके। और जोनाथन हमेशा बड़े बड़े चेक देता है। इस वजह से यहाँ पर हमेशा फाइटर्स की लाइन लगी रहती है। पार्क कह रहा होता है, जब तुम यहाँ पर ग्राउंड में पड़े हुए थे तो मैंने तुम्हारी मदद करी थी, उसने तुमको कितना दिया था? वो कह रहा होता है लगभग 1 मिलियन वॉन दिया था बॉस। पार्क कहता है देखा वो अनयूजुअली कुछ ज़्यादा जनरस हो रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है ऐसी बात भी नहीं है बॉस, मैंने हारने से पहले 2 मैचेस जीते थे। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग उस गैराज से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और एक बंदा जोनाथन को आवाज़ लगा रहा होता है कि जल्दी आओ। जोनाथन बाहर आता है कि तभी उसकी नज़र एक फाइटर के ऊपर पड़ती है जो कि साइड में ही पड़ा हुआ रहता है। और जोनाथन उसके पास चेक फेंक देता है और कह रहा होता है तुम काफ़ी अच्छे थे, तुमने काफ़ी अच्छा करा था, लेकिन अफसोस की बात पर अब क्या ही कर सकते हैं। लो इनसे कुछ मेडिसिन ले लेना और अपने चोट का इलाज करवा लेना, और थोड़ा और अच्छे से ट्रेन होकर वापस आना। और फिर साथ ही वो हाथ फैलाते हुए आगे की तरफ बढ़े आता है, कह रहा होता है चलो एवरीवन चलते हैं यहाँ से। वो फाइटर उठने लगता है तो ये पार्क उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम हार चुके हो। क्यों? ये कितने अफसोस की बात है, अगर तुम वाकई में अच्छे होते तो वो तुमको ज़्यादा मनी देता। वो फाइटर उठ के बोलता है आगे तुम कौन हो? पार्क बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। पार्क बोलता है मैं यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मेरे को डिस्टर्ब और फाइनेंशियल मैटर्स में भी अपने हाथ डालता हूँ। वो बंदा कहता है सीधे पॉइंट पर आओ। तो पार्क उसे बोल देता है कि मैं तुमको एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है, क्या करोगे इस जॉब को? और फिर इसके बाद अपन को वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है डर्डल को, जो कि पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है टूर्नामेंट के लिए। वो यहाँ पर एक खतरनाक के साथ अपने 2 बंदों को मार के गिरा देती है। वो लोग कहने लगते हैं डर्डल डर्डल प्लीज रुक जाओ। दूसरा कह रहा होता है हम मरने वाले हैं, प्लीज आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। डर्डल कहती है ठीक है। डर्डल अकड़ते हुए बोलती है मेरे को हार्ड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, अगर मैं अपने सॉन्ग जंगियों के लिए टूर्नामेंट के अंदर सबको कुचल के रख देना चाहती हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि अपन को थोड़ा और ज़्यादा हार्ड जाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी अकड़ गई हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से ये नहीं करा। तो वो बंदा घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो, अब तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की और कोई ज़रूरत नहीं है। और वो आपस में बोल रहे होते हैं। मेरे को लग रहा था कि सॉन्ग जिंग हमारा काम करवा देगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो चुकी है। ये ट्रेनिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं रही है, बस पूरा दिन से ट्रेनिंग करी जा रही है। दूसरा भी बोलती है सॉन्ग जिंग ने हमारा मिशन को ज़्यादा ही अच्छे से कम्प्लीट कर दिया। डडल कह रही होती है मैं तो उस टूर्नामेंट के अंदर सबको कुचल कर रख दूंगी और ट्रॉफी जीत लूंगी सॉन्ग जिंग के लिए। क्या सॉन्ग जिंग के लिए पसंद आएगा मैं उसके लिए टेस्टी जीती हुई चीज़ को? क्या सॉन्ग जिंग उसको पसंद करेगा? मैं उसके लिए टेस्टी खाना भी बनाऊंगी और साथ ही मेडल भी कमा कर लाऊंगी। और वो यहाँ पर अपने ही फैंटेसी में गुम हो जाती है। डडल पूरा टूर्नामेंट जीत कर आती है, उसके गले में मेडल ही मेडल होते हैं। और कह रही होती है मैं तो नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीत गई, और जरा देखो उन लोगों ने प्राइस में मेरे को ये ऑक्स दे दिया। चिंगू कह रहा होता है सुन में तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और साथ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। डडल कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए इसके साथ कुछ बना दूंगी। और वो साथ ही उस बेल को मारती है तो सॉन्ग जिंगू के आगे चमक जाते हो, बोलते हो वाह क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक है तुम्हारी। और फिर दिखाया जाता है डडल उसका खाना बना देती है, और सॉन्ग जिंगू तारीफें करे जा रहा होता है वाह तो कुकिंग में भी कितनी ज़्यादा अच्छी हो। डडल हंसते हुए कहते हैं अरे अब तो मेरे को शर्म आ रही है। तभी सॉन्ग जिंगू डडल को कमर से पकड़ के अपने साथ लगा लेता है। अब मैं बिल्कुल भी और नहीं रुक सकता, तुम्हारी कुकिंग और बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइटिंग मेरे दिल को टच कर जाती है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो सुनबे, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ये सारी फैंटेसी सोच कर डडल यहाँ पर लाइट अप गा रही होती है, और फिर डबल से एक्साइटेड हो जाती है, कह रही होती है नहीं अपन को और भी ज़्यादा ट्रेन करना है, अब लोग 2 घंटा और ट्रेन करेंगे। ये सुनने से वो दोनों घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या आप लोग तो ऑलरेडी पूरे दिन से ट्रेन कर रहे हैं, अगर और
इग्नोर करा तो इस रेड से हम लोग तो मारे जाएंगे। डेडल कहती है मेरे को जीतना है और ऑक्स लेना है चिंगू के लिए। वो कहते हैं क्या ऑक्स आगे तुम्हें किस बारे में बात कर रही हो, और एंड टू एंड डेडल तुमने छोड़ दी नहीं, ट्रेनिंग कर रहे होते हो वो उनके साथ। और फिर इसके बाद अपन को चिंगू को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है कि तभी मून उसे आवाज़ देती है, उसके साथ में खड़े चोई को आवाज़ देती है वो, और साथ ही सॉन्ग चिंगू को भी देती है। और फिर नेक्स्ट दिन में उनके पास आ जाती है और पूछ रही होती है क्या तुम दोनों साथ में चलते हुए जा रहे हो, और वैसे तुमको तो अपने जॉब पर भी जाना होगा ना। चिंगू कहता है हाँ। मून चोई से पूछती है चोई क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगे। चोई फटाक से हाँ बोलता है और मून बोलती है मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। चोई ये सुनते से वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या वाकई में। मून उससे पूछते है कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए चल रहे हो मेरी जगह में, तो वो क्या था। वो उसके साथ बैठ जाता है और निकल जाता है, कह रहा होता है कल मिलते हैं सॉन्ग जिंगू। और फिर यहाँ पर जिंगू और कोई नहीं बचते हैं। जिंगू कह रहा होता है चलो अब अपन को भी चलना चाहिए। वो एकदम चुपचाप से चलते हुए जा रहे होते हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सी लग रही होती है। तो जिंगू सोच रहा होता है मेरे को शायद इसके साथ यहाँ पर एक नॉर्मल सी कन्वर्जेशन स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जिंगू पूछता है वैसे आज तुम्हारा बटलर मिस्टर पार्क कहाँ पर है। क्वीन बोलती है मैंने मून यांग के साथ जाने का प्लान बनाया था तो मैंने उनसे बोल दिया था कि वो चले जाएं। जिंगू कहता है अच्छा तो ये हुआ था। क्वीन सोच रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, मैं तो जिंगू के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से बातें करना चाहती हूँ पहले की तरह। जिंगू सोच रहा होता है अब मैं आगे क्या बोलूँ, मेरे को इसके साथ अच्छे से बातें करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी क्वीन आगे से बोलती है ओ मैंने सुना था कि तुम पहले हमारे घर पर गए थे। जिंगू कहता है हाँ मैं गया था ना, इंसेक्ट ने मुझे बुलाया था तो मैं विजिट करने चला गया था। क्वीन बोलती है तुम्हें मेरे को बताना चाहिए था, मैं उस वक्त मून यांग के प्लेस पर थी। जिंगू हंसते हुए बोलते हैं हाँ मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन मैं इंसेक्ट के साथ अकेले घर के अंदर थोड़ा मजा कर रहा था। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे को उसके साथ ऐसी बातें करना कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है उसके घर के, कह रहा होता है सुनने का हाउस तो वाकई में काफ़ी अमेजिंग था, भले ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था लेकिन सब कुछ वहाँ पर लग्जरी एकदम फैंसी था। और वो बंदा भी तुम्हारे घर पर विजिट करने के लिए आ गया था जिसके साथ तुम उस दिन डेट पर गई थी। क्वीन हैरानी से पूछते हैं क्या वाकई में। जिंगू बोलता है इंसेक्ट चाहता था कि हम उसके साथ गेम खेले और इसमें काफ़ी मज़ा भी आया, और मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे घर में इतना सारा स्टाफ है खेलने के लिए। और वैसे मैं उस बंदे को हरा ही नहीं पाया, वो तो सभी चीज़ों में एकदम अमेजिंग है, ग्रेट है। और मैंने उसके साथ बॉक्सिंग भी ट्राई करी थी लेकिन मैं उसमें भी हार गया। वो वाकई में काफ़ी अच्छा है और हैंडसम भी, और साथ ही उसके अंदर गुड्स मैनर्स भी हैं। यहाँ तक कि उसने मेरे से पूछा था कि वो मेरे को घर तक भी राइड दे देगा। कि तभी सॉन्ग जिंगू नोटिस करता है मून वहीं पे रुक जाती है, तो वो कह रहा होता है क्या हुआ सुन बे। क्वीन उससे बोलती है सॉन्ग जिंगू आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जिंगू बोलता है इसे तुम्हारा क्या मतलब। क्वीन बोलती है आखिर तुम यहाँ मेरे सामने उस बंदे की तारीफें क्यों करे जा रहे हो। उसकी बात सुन के जिंगू भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जिंगू कहता है अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस बात कर रहा था कि तुम्हारे घर के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। वेल जो भी मैंने कहा वैसे ये सच भी है। और साथ ही वो सोच रहा होता है अब ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुका है, और साथ ही नजरें फेरते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मेरे को लगता है कि तुम्हें उस बंदे के बारे में बात करना पसंद नहीं, बस मुझे लगता है कि वो एक नाइस गाय है। क्वीन बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम किस तरह के पर्सन हो। कि तभी यहाँ पर लिन आ जाता है, कह रहा होता है हो मिस लुगुई तुम अभी स्कूल में ही हो, मेरे को लगा था कि आज आप लोग फिर कैसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। ओ सॉन्ग जिंगू तुम भी यहाँ पर, ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफ़ी फ्रेंडली हो। क्वीन बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मेरे को तो किसी भी अपॉइंटमेंट के बारे में याद नहीं। लिन बोलता है तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी तो मेरे पास बस यही एक तरीका था तुम्हारे पास आके तुमसे पूछने का। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ऑनर मीटिंग के बारे में जो कि इस हफ्ते है, तो क्या ख्याल है अब दोनों साथ में चलें। क्वीन बोलती है मैं पहले उस मीटिंग में नहीं गई। वो कहते हैं हाँ मैंने तो सुना है इस बारे में, लेकिन इस बार ऑल किया जा रहा है। क्वीन बोलती है वो इस वजह से क्योंकि इंसेक्ट वो पर्सन है जो उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और फिर साथ ही यहाँ पर जो लिन रहता है वो क्वीन से और ज़्यादा कंपनी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है, दुनिया भर की बातें फैलता है उसके साथ। वो क्वीन को अपने से थोड़ा बिजी कर लेता है, तो सॉन्ग जिंगू बेचारा यहाँ पर बस अकेला खड़ा रह जाता है जो कि उनके बातें सुन रहा हो। तो फिर वो भी थक हार कर जाने लगता है, और सॉन्ग जिंगू को इस तरह से ज़्यादा देख यहाँ पर लिन बेहद खुश हो रहा होता है। और कोई नोटिस कर लेती है जिंगू को जाता हुआ देख, तो वो अच्छे से स्माइल करते हुए कहती है सो जिंगू बाय, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ मून यांग के प्लेस पर, आज का तुम अपना काम अच्छे से करना, बाद में मिलती हूँ मैं तुमसे। दिखाया जाता है ये देखकर जिंगू थोड़ा चौंका सा रह जाता है, और फिर साथ ही वो स्माइल के साथ कहता है ठीक है। और फिर क्वीन भी आगे से उसे स्माइल पास करती है, और फिर साथ ही माहौल शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लिन है वो बेहद गुस्सा होता है क्वीन की इस हरकत पे, और मनी मन उसको गाली देता है ये कुतिया कहेंगी। और फिर इसके बाद अपन को सॉन्ग जिंगू का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने जॉब पर होता है। वहाँ जिंगू की बात सुन के कह रहा होता है क्या दोस्त, आखिर कौन सा दोस्त, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी दोस्त है। जिंगू कह रहा होता है मेरे भी दोस्त हैं यार इस तरह के, ऐसा ही कुछ मेरे एक सच्चे दोस्त के साथ हुआ था, इसलिए मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ बिग ब्रदर। वान कहता
कहता है तो तुम्हें अपने अच्छे दोस्त के लिए डेटिंग के ऊपर सलाह चाहिए, और वैसे तुम ये नहीं जानते होगे अगर मैं उन सारी लड़कियों की गिनती करूँ जो मेरे लिए रोई हैं तो इतना ज़्यादा रोई है वो मेरे लिए कि चीन की एक दीवार भी पूरी भरा जाए। चिंगू कह रहा होता है आगे तुम्हें किस तरह की बातें कर रहे हो। मैंने कहा बस मेरे को तुम्हारा ओपिनियन जानना है ब्रो। वांग कहता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। एक लड़की के साथ ऑलरेडी एक आदमी है लेकिन वो अचानक से तुम्हारी तरफ एकदम क्यूट स्माइल पास करके तुम्हें अलविदा बोलती है, स्माइल पास करती है एकदम क्यूट सी। तो अगर मेरी मानो तो लड़की के साथ ऑलरेडी एक आदमी है फिर भी वो उसी के सामने तुमको अचानक से प्यार भरे तरीके से गुड बाय बोलती है और एक क्यूट सी स्माइल पास करती है तुम्हारी तरफ। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उस आदमी से अपील करने की कोशिश कर रही है जो उसके साथ है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अपने उस आदमी से अपील करने की कोशिश कर रही है, और ये बात ब्राइट गर्ल्स के ऊपर ही लागू होती है अगर वो उस तरह की लड़की है जैसा कि तुमने डिस्क्राइब करा। तो ये थोड़ी अजीब सिचुएशन है यार, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। वो लड़की तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह से धोखा दे रही है और ये इस चीज़ का राइट आंसर होना चाहिए। और तुम्हारा फ्रेंड तो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ है अगर उसने ये चीज़ नोटिस नहीं करी, और वो लड़की अगर तुम्हारी तरफ देखकर क्यूट स्माइल पास कर रही है, अच्छे प्यार भरे अंदाज से तुम्हें बाय कर रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो तुमसे ये कहना चाहती है कि वो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जिनको ये सुनते से थोड़ा ऑकवर्ड सा महसूस करता है, कह रहा होता है क्या वाकई में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वांग कहता है जरा एक मिनट रुको, तुम कमीने सोंग जिंग, तुमने कहा कि ये तुम्हारे दोस्त के बारे में है लेकिन तुम जिस तरह से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो कहीं ये तुम्हारे बारे में तो नहीं। सोंग जिंग शर्मा जाता है और उसके हाथ में जो कुछ भी रहता है वो फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है नो वे, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे अपने दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ, आगे तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा बिग ब्रदर। और फिर इसके बाद सिन मून के घर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मून एक्सरसाइज करने में लगी हुई रहती है जबकि डैडल मैगजीन पढ़ रही होती है और क्वीन भी कुछ किताब पढ़ रही होती है। तभी मून चिल्लाते हुए कहती है तुम स्ट्रेंजर्स गाइस कहेंगे, आगे तुम लोगों का कितना लंबा प्लान है मेरे घर पर रात बिताने का, तुम पैरासाइट्स कहेंगे मेरे घर से अभी इसी वक्त निकलो। डैडल कहती है हो माए तुम्हारा तो ये रोज का हो चुका है, तुम बस अपनी एक्सरसाइज क्यों नहीं करती। क्वीन बोलती है और भी ज़्यादा एक्यूरेट होने के लिए हम लोग कोई पैरासाइट नहीं है, तुम्हारे घर पर डिनर मैं फिक्स करती हूँ और तुम्हारे डैड ने मेरे को यहाँ पर रहने की इजाज़त देकर रखी हुई है। डैडल भी बोलती है हाँ ये सही कह रही है और इस घर के लिए फ्रूट्स मैं लाती हूँ अपनी जगह से। मून रोना शुरू कर देती है, कहती है लेकिन मेरी फ्रीडम के बारे में क्या, कि तभी उसका फ़ोन बच जाता है तो मून सब कुछ भूल के फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन उसके प्यारे शोए का रहता है तो वो उससे बातें करते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। डैडल कहती है ज़रा देखो तो इस मोटे को अभी से ट्रेनिंग नहीं करनी, और फिर साथ ही वो डबल से अपनी मैगजीन पढ़ने में लग जाती है। तभी क्वीन उससे बोलती है चोई डैडल। डैडल बोलती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ कहना है। मून उससे पूछती है ये सोंग जिंग के बारे में है, क्या तुम उससे वाकई में सीरियस वाला लव करती हो। यह सुनते ही डैडल जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, बोल रही होती है आखिर ये किस तरह का सवाल है, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग सवाल, ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस करने वाला क्वेश्चन है और वैसे मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यस आई लाइक इट, मैं उसे अपने मरते दम तक पसंद करूँगी। दिखाया था उसके बाद सुनने के बाद क्वीन उससे पूछती है और सोंग जिंग के बारे में क्या वो भी तुम्हारे बारे में यही सेम फील करता है। डैडल आगे से कुछ नहीं कह पाती। क्वीन बोलती है मैंने सोचा कि मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए, मुझे लगा तुमसे पूछना ज़रूरी है, हाल ही में मेरे विचार थोड़े धुलने से हो रहे हैं इसलिए बस। तभी डैडल गुस्से में अपना फेस मार्क फेंक देती है, क्वीन के बगल से निकल जाता है वो और कह रही होती है कुछ भी मत बोलना, अपने मुंह से एक सिंगल वर्ड तक मत निकालना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर इसके बाद अपन को दिखाया जाता है मून को जो कि अपनी चोई के साथ बातें करने में लगी हुई रहती है, और बातें होने के बाद वो कहती है ठीक है चलो कल मिलते हैं, कल भी आप लोग साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ऑल राइट गुड नाइट। और साथ ही वो खुश होते हुए जाने लगती है, कह रही होती है ये चोई के पास कितनी प्यारी है, मैं क्या करूँ यार, मुझे ये बहुत पसंद है। जबकि उसके डैड और मिस्टर पार्क बैठकर चेस खेल रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ गेम तो होता है इनका। तो दिखाया जाता है अपन को रूम के अंदर का सीन जहाँ पर पूरा इंटेंस हो चुका रहता है। क्वीन बोलती है चोई डैडल मैं वाकई में तुमको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी, बस मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये पूछ लेना चाहिए। वो चिल्लाते हुए कहते हैं स्टॉप इट, बहुत हो गया तुम्हारा। क्वीन बोलती है मुझे नहीं पता क्या आखिर मैंने तुमसे क्यों ये बोल दिया, मेरे को खुद के एग्जैक्ट फीलिंग के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं वाकई में तुमसे कहना चाहती हूँ कि। तभी वो उसको तकिया फेंक के मार देती है और बोलती है यहीं पर रुक जाओ, शट अप, क्या तुम मेरे को नीचा देख रही हो, तुमको क्या लगता है कि तुम कोई रानी हो, क्या तुमको लगता है कि तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम जो चाहती हो वो तुमको मिल जाता है, क्या तुम सचमुच इतनी क्लूलेस हो गई हो। हाँ, और मुझे तुमसे किसी चीज़ में कब जलन हुई, तुम अभी भी जो कुछ भी चाहती हो उसे लेने की कोशिश कर रही हो, तो आगे बढ़ो, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ ले लो, बस सोंग जिंग के ऊपर नजर मत डालो। क्वीन बोलती है चोई डैडल मैं तो बस। तभी वो तकिया उठा लेती है, कहती है मैंने कहा ना स्टॉप इट। क्वीन बोलती है आगे तुम सडनली इस तरह से रेड क्यों कर रही हो, तुम चीज़ों को अनकंफर्टेबल कर रही हो मेरे लिए। जबकि डैडल कुर्राते हुए कह रही होती है मैंने कहा ना स्टॉप इट। तभी पीछे से मून अंदर आ जाती है, वो सोचती है अरे पिलो फाइट, मैं भी ज्वाइन होना चाहती हूँ, मैं भी पिलो फाइट करूँगी। और फिर वो तकिया उठाती है और जोर से डैडल में दे मारती है और चिल्लाते हुए कहती है ले छोटी तो आज मेरे से पिट गई, तेरा और मेरा तो कोई मैचअप ही नहीं है, तुझे तो मेरे सामने सिलेंडर
शेयर कर देना चाहिए। और वो ऐसा कहने के बाद थोड़ी हंसने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डडल की तरफ देखती है वो चौंक जाती है। डडल यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो पूछ रही होती है क्या हुआ, क्या तेरे को चोट लग गई। डडल अपना सामान उठाती है और बोलने लगती है मैं घर जा रही हूँ। मून बोलती है आखिर हुआ क्या, मैंने इतनी जोर से भी नहीं मारा यार। बट डडल नहीं रुकती, वो मून को गुड नाइट कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मून बेचारी हैरान परेशान, क्या हुआ, क्या वो मेरी वजह से चली गई। क्वीन कुछ नहीं बोलती। और फिर इसके बाद हमें मून के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जिंगू खड़ा होता है आधी रात में और सोच रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर आ गया, क्या मेरे को उस जिन्हों की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी बातों में कोई दम नहीं। लेकिन सुनबे ने मेरे से कहा था कि वो मुझसे यहाँ पर मिलना चाहती है, लेकिन क्या बस उसने उस बंदे को दिखाने के लिए ऐसा कहा था। और फिर साथ ही वो मुड़ आता है, कह रहा होता है अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो घर पर जाना चाहिए। कि तभी पीछे से मून और क्वीन निकल आते हैं और कहते हैं अरे सॉन्ग जिंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉन्ग जिंगू कहता है अरे कुछ भी नहीं, वो ज़रा मैंने अपना बस का स्टॉप मिस कर दिया, मैं थोड़ा सो गया था फिर यहाँ पर आ गया। मून बोलती है आगे तुम्हें क्या बात कर रहे हो, बस स्टॉप वो तो तुम्हारे घर के रास्ते में पड़ता है ना। और फिर साथ ही वो कहते हैं अरे हाँ तुम यहाँ पर तो चलो अब लोग साथ में मार्केट में चलते हैं और नाइट स्नैक लेकर आते हैं, कैसा रहेगा। चलो अब लोग सब साथ में चलते हैं, मिडनाइट स्नैक लेकर आएंगे और साथ में खाएंगे पिएंगे। बट दिखाया जाता है दोनों में से कोई भी नहीं बोलता कुछ। मून बोलती है लगता है कि मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। और फिर वो उनके बीच में से निकल जाती है, कह रही होती है मैं जा रही हूँ स्नैक लेने के लिए और हो सकता है कि मेरे को 20 मिनट तक का टाइम लग जाए वापस आने में किसी रीजन की वजह से। और वो वहाँ से चली जाती है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रह जाते हैं। और फिर इसके बाद अपन को डडल को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करते हुए जा रही होती है और कह रही होती है उस बेवकूफ़ लड़की को क्या लगता है कि वो वाकई में जो चाहती है वो सब कुछ कर सकती है, आखिर मैं उसको अपने सॉन्ग जिंगू को ऐसे कैसे लेने दे सकती हूँ जबकि मैंने ऑलरेडी उसमें अपने 10 सारा वर्क पुट कर चुका है। और फिर साथ ही हंसते हुए कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सॉन्ग जिंगू तो ऑलरेडी मेरी कुकिंग और क्विटनेस में पूरी तरह से हुकअप हो चुका है, नो वे, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। और फिर साथ ही वो दुखी हो जाती है और कहती है नहीं शिट। और फिर इसके बाद अपन को डबल से क्वीन और जिंगू का सीन दिखाया जाता है। दोनों एकदम चुपचाप एक दूसरे के आजू बाजू खड़े रहते हैं। यहाँ पे जिंगू थोड़ा बात करने की कोशिश करता है, कहता है सुनबे आखिर तुम स्कूल में वापस क्यों आ गई। पूछ रहा होता है सुनबे आखिर तुमने स्कूल में वो क्यों कर रहा था। जबकि ये सुनते से क्वीन वहाँ से जाने लगती है, कह रही होती है मून यंग आती होगी, मेरे को जाना चाहिए घर के अंदर, तुम आराम से सेफली घर चले आना सॉन्ग जिंगू। उसको इजाज़त देगा। अब सॉन्ग जिंगू भी कहता है ठीक है और वो भी मुड़ जाता है जाने के लिए। वो दोनों ही जा रहे होते हैं कि तभी आगे चल के सॉन्ग जिंगू रुक जाता है और हिम्मत करके उसे पूछ लेता है सुनबे मैं बस गैस कर रहा हूँ लेकिन क्या तुम मेरे को पसंद करती हो। उसकी बात सुन के क्वीन भी दरवाजे पर रुक जाती है और दूसरे कोने में डडल भी खड़ी खड़ी ये सब सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, ऐसा रिएक्शन दिखाया जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है डडल के घर पर। उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं और कह रहे होते हैं अरे डडल तुम तो बोल रहे थे कि तुम तो अपने दोस्त के घर पर सोओगी। और फिर शादी जब वो डडल की तरफ देखती हैं वो चौंक जाती है, कह रहे होते हैं क्या हुआ डडल, कुछ गलत हुआ क्या। डडल कुछ नहीं बोलती, बस रोते जा रही होती है ज़ोर ज़ोर से। और फिर इसके बाद अपन को क्वीन को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर में होती है और सॉन्ग जिंगू की उसी बात को याद कर रही होती है कि तुम मुझे पसंद करती हो। और याद करती है कि ये सुनते से वो सॉन्ग जिंगू के मुंह से कितनी ज़्यादा चौंक गई थी। बोलती है क्या मैं। और साथ ही ये सोचने के बाद वो शर्माते हुए खुद के चेहरे को छुपाने लगती है और कह रही होती है मेरे को क्या करना चाहिए था। और याद करती है कि सॉन्ग जिंगू उसको किस तरह से देख रहा था। और फिर इसके बाद हमें सॉन्ग जिंगू का सीन भी दिखाया जाता है। उस बेचारे को भी नींद नहीं आ रही होती और वो उठता है, घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाके बैठ जाता है दरवाजे पे और कुछ सोच रहा होता है। और फिर डबल से अंदर की तरफ जाने लगता है और फिर साथ ही फर्स्टेड होते हुए अपना सर पकड़ के खुजाने लगता है और शर्माते हुए कह रहा होता है मैं तो पागल हो जाऊंगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और फिर इसके बाद अपन को डडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डडल की मम्मी आती है और बोलती है डडल बेटा उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है ना, कब तक सोती रहोगे, उठो अब। डडल कहती है मेरे को आज स्कूल नहीं जाना। उसकी मॉम बोलती है मेरी आज आउटडोर शूटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए, जल्दी उठो। डडल बोलती है आपको जो करना है वो करो, मेरा आज वाकई में स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। उसकी मम्मी गुस्सा करते हुए बोलती है कंप्लेन करना बंद करो, तुम्हारे मूड से क्या फर्क पड़ता है, जल्दी उठो। और फिर डडल को भी उठना पड़ता है। वो कह रही होती है मम्मी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, प्लीज़ मेरे को अकेला छोड़ दो। डडल को इस तरह से देखकर उसकी मम्मी बहुत हैरान हो जाती है और फिर साथ ही उसमें जोर का लगाती है, कह रही होती है आखिर तू किस तरह की बातें कर रही है, हाँ स्कूल नहीं जाना जल्दी उठ। और स्कूल जा, तुझे क्या लगता है कि तो स्कूल से इस तरह से छुट्टी मार सकती है। हाँ डडल चिल्लाते हुए कहती है मोम प्लीज जरा मेरे को एक ब्रेक दे दो ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, प्लीज रुक जाओ। उसकी मम्मी बोलती है तुझे क्या लगता है तू बड़ी हो गई अपनी मम्मी को मारेगी, हाँ जल्दी उठ, मैंने कहा ना। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। जिंगू आता है टाइकेंडो क्लब में, वो दोनों बताते हैं कि डडल तो आज आई नहीं, वो तो आज ट्रेनिंग करने के लिए आई नहीं सुबह।
दूसरी बोलती है मुझे लगता है कि वो आज नहीं आने वाली, उसने पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली थी शायद इस वजह से। लेकिन क्या तुमने कुकिंग रूम में चेक करा, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो शायद कुकिंग रूम में हो सकती है। जिंगू कहता है वेल वो कुकिंग रूम में भी नहीं है। तीसरी बंदी बोलती है तो हो सकता है कि वो जिम में हो। और फिर इसके बाद हमें मून के जिम का सीन दिखाया जाता है। जिंगू वहाँ पर पहुँच जाता है और कह रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम लंच टाइम में भी ट्रेनिंग कर रही हो। मून पूछती है जिंगू आखिर तुम अकेले क्यों हो, वो बोने कहाँ पर है। जिंगू बोलता है मैं उसे को ढूंढ रहा था बट वो मेरे को मिली नहीं, मेरे को लगा कि वो यहाँ पर हो सकती है तो मैं उसको देखने के लिए यहाँ पर चला आया। मून बोलती है मैंने भी आज सुबह से उसको नहीं देखा, हो सकता है कि शायद आज वो अपसेंट है। जिंगू बोलता है कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। मून साफ मना कर देती है, कहती है नो वे, बोने का बीमार नहीं पड़ती। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। उसकी मोम का आउटडोर शो चल रहा होता है और डडल भी उसमें मोम के साइड में ही खड़ी रहती है। डडल की मम्मी बोल रही होती है ये चीज़ तुम हर दिन बना सकते हो, ये तो तुम्हारे फ्रिज के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़े रहते हैं उन्हीं से बन जाती है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तब एक बंदी उसके पास आती है, बोलती है ठीक है अब आप लोग 10 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे। और साथ ही उसकी नज़र डडल पे पड़ती है। वो कह रही होती है डडल तो आज थोड़ी अजीब लग रही है, क्या आप उसे बोल सकती हो वो कैमरा के सामने थोड़ा स्माइल करे। मोम बोलती है हाँ हाँ वो करेगी ना, मैं मेक श्योर करूँगी है। और साथ ही वो गुस्सा करते हुए कहती है डडल ज़रा अच्छे से करो, अच्छे से स्माइल करो यार। डडल बोलती है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ, वैसे भी आप मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हो, मैं तो घर पर रहना चाहती थी और मेरे को ये सारी चीज़ों करने से वैसे ही नफरत है। उसकी मम्मी बोलती है चुप हो जा, अगर तो स्कूल नहीं जाएगी तो फिर तेरे को काम करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरा तेरे को यहाँ पर लेकर आने का इरादा नहीं था, लेकिन जब लास्ट टाइम हमारे घर में फिल्म हुई थी तो सभी लोगों ने तुमको काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था, इस वजह से मेरे को तुमको यहाँ पर लेकर आना पड़ा क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो या फिर वॉट एवर ऐसे कुछ। ये सुनते सी डडल चिल्लाते हुए कहती है क्या इसमें मेरी गलती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हाँ सभी लोग मेरे को अनोइंग क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं, हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ तो। उसकी मम्मी बोलती है हो माए तो फिर क्या ये मेरी गलती है, हाँ। और फिर साथ ही डडल गुस्सा करते हुए मुंह फेर लेती है, कह रही होती है मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी पैदा हुई हूँ। उसकी मम्मी बोलती है ओके मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है, वैसे भी मैं जेनेटिक का क्या ही कर सकती थी, ये मेरी गलती है। उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देख के यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज और एकदम ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं कि तभी डडल के पास जिंगू का मैसेज आता है। जिंगू ने उसे पूछा होता है डडल आज तुम स्कूल नहीं आई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जबकि उसके पीछे मॉम कह रही होती है आई एम सॉरी, ये तुम्हारी स्टूपिड मॉम की गलती है, आई एम रियली रियली सॉरी बेटा। और फिर दिखाया जाता है डडल कहीं दूर ग्राउंड में जाकर दुखी होकर बैठ जाती है। डडल बोलती है आज मैं स्कूल नहीं गई तो उसने आगे से पहले मेरे को मैसेज करा, मैं रिप्लाई नहीं करने वाली, हाँ अगर मेरे को उसने मैसेज करा तो शायद वो सोचे कि कहीं मैं उससे दूर तो नहीं भाग रही, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। कि तभी उसके पास बॉल आ जाती है और वो बंदा कह रहा होता है अरे तुम क्या तुमने मेरे को पहचाना। डडल बोलते हैं अरे तुम तो वही सोकर वाले बच्चे हो ना। वो बच्चा कहता है वाह ये तो तुम ही हो, क्या तुमको याद है अपन दोनों यहीं लास्ट टाइम नदी के किनारे मिले थे। डडल कहती है हाँ तुम शरारती बच्चे, क्या तुम फिर कैसे इनोसेंट लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। और वो बंदा अपने बड़े भाई को बताते हुए कहता है जरा देखो मैंने तुमको बताया था ना कि मैं किसी फनी लड़के के साथ मिला था, ये वो उसका बड़ा भाई उसके साथ आया हुआ रहता है। और वो डडल को बताता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसका बड़ा भाई डडल की तरफ देखता है, डडल भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही, अब बाकी के स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।